हृदय की अंतरतम गहराई के साथ, शुद्ध अंतकरण के साथ कोटि कोटि शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। नौकरीवान भव, यशस्वी आयुर्धन धान्यम सुभाषिषम। आप सब जिस मनोकामना को लेकर यहाँ आए हैं उसमें आपको 100% कामयाबी मिल रॉयल संस्थान की तरफ से और अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं के माध्यम से आपको ये शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी सफल होवे और कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर काबिज होवे। और जितने भी ऑनलाइन साथी हैं मेरे, उन सबको भी शुभकामनाएं। अच्छी बात है, शिक्षक दिवस मनाते हैं और हम गुरु का सम्मान भी करते हैं। मेरे भी गुरु रहे हुए हैं, आपके भी गुरु हैं। जो भी आपने विद्यालय स्तर पर हम जिससे सीखते हैं और जो हमें ज्ञान देता है वो हमारा गुरु है। बस हमसे छोटा है या बड़ा है, जिससे हमें सीखने मिलता, तो ध्यान रखना। चाहे वो किताबें हैं, वो भी हमारे लिए गुरु ही है। उनका भी आप क्या करें, रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। और अपने से बड़ों का तो हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान करना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हमारा शिक्षक दिवस जो रॉयल संस्थान की तरफ से मनाने का जो प्रोग्राम है वो रविवार के दिन रखा गया है, संडे के दिन सभी फैकल्टी वगैरह, तो उसके लिए हमको निमंत्रित किया गया है। तो सारे जितने भी हमारे शिक्षक बंधु साथी हैं वो सभी उस दिन रॉयल परिवार की तरफ से जो भी आयोजन किया गया है उसमें सभी शामिल होंगे। तो बच्चे को तो हम यहाँ से शुभकामनाएं प्रेषित कर ही रहे। बाकी जैसा कि मैनेजमेंट जैसा निर्देश देता है उसके अनुसार, देखो मैं तो एक यहाँ का एक छोटा सा सिपाही हूँ, ठीक है ना। जैसा मुझे कहा जाता है, जैसा निर्देश दिया जाता है उसके अंदर मेरा कार्य पढ़ाने का ही है। हाँ, हमारे विद्यालय में हमने शिक्षक दिवस बहुत अच्छा मनाया, क्योंकि हम तो हमारे बच्चों से अभी आज अवकाश था तो आज शिक्षक दिवस मना नहीं पाए, इसलिए हमने मना लिया, 4 तारीख को ही मना लिया था। आज हमारी छुट्टी थी, राजकीय अवकाश था, ठीक है। और बाकी तो क्या आप सभी जानते ही हैं। चलिए अब हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिल्कुल कबीर का ये दुआ 100% सार्थक है। ईश्वर से भी ऊंचा स्थान किसको दिया गया है, गुरु को दिया गया है। आप सोचिए, एक गुरु हमारे जीवन को बदल सकता है। एक टीचर एक कलेक्टर का निर्माण कर सकता है। इतना ही नहीं, एक चपरासी भी बना सकता है, एक पटवारी बना सकता है, एक कृषि पर्यवेक्षक बना सकता है। एक कलेक्टर एक चपरासी भी नहीं बना सकता। सोचिए गुरु का कितना महत्व है। इसलिए सारे रिश्ते एक तरफ हो जाते हैं और गुरु की महिमा एक तरफ। कवि ने कहा है कि इस संसार की जितनी नदियां और जितने समुद्र है, इन सब का अगर जल जो है स्याही के रूप में काम में लिया जाए, और इस सृष्टि पर जितने जंगल है उनकी जितनी लकड़ियां हैं उनकी कलम बना ली जाए, फिर भी गुरु की महिमा का मंडन खत्म नहीं होता। ये बात कही गई है दोहे में, ये ध्यान रखना। तो गुरु का महत्व कभी खत्म होता ही नहीं, आप कितनी बातें कर लो। इसलिए गुरु का महत्व बहुत है जीवन में। गुरु को हमेशा, कोई भी गुरु बनाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आपके विद्यालय के या पढ़ाने के या कोचिंग के ही टीचर हो। जो हमें अच्छी शिक्षा देवे, अच्छी तालीम देवे, वो हमारा गुरु है। वो उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और गुरु का आशीर्वाद हृदय से होता है। हमारे हिंदी में एक शब्द है अंतेवासी। वह शिष्य जो गुरु के हृदय में बसता है उसके लिए शब्द है ये अंतेवासी। आप कहने का उसमें आएगा पारिभाषा, क्या बोलते हैं, एक वाक्यांश में, वह शिष्य जो अपने गुरु के हृदय में बसता है उसको कहते हैं एक वाक्यांश में अंतेवासी। इसका मतलब पूरी क्लास में हर स्टूडेंट गुरु के हृदय में नहीं बसता। कोई विरला होता है, कोई एक ऐसा होता है जिसके लिए गुरु समर्पित होता है कि नहीं यार ये स्टूडेंट बढ़िया। जैसे गुरु द्रोण का अंतेवासी शिष्य कौन था, अर्जुन, उनका सबसे प्रिय शिष्य था। तो कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से आप गुरु के हृदय में बैठ जाओ, अरे यार ये लड़का बहुत अच्छा है, ये बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, डिसेंट है, ईमानदार है। कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें उसकी तरफ लेके जाती है, ठीक है। खैर बात तो बहुत सारी है, हम बात करते हैं। कल जब हम बात करके गए तो स्वरों का वर्गीकरण किया था 7 आधारों पर। कौन कौन से वो 7 आधार थे, मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर, दूसरा मुखाकृति के आधार पर, तीसरा
ओष्ठाकृति का, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, शाबाश। अब इनमें से देखिए, आपका संडे को जो पेपर है अभी जो पढ़ा रहा हूं उसमें से, और आज मैं बैक टू बैक टेस्ट भी लूंगा, इसलिए हर एक कंटेंट को समझना है। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट है इसमें। पहले नंबर की बात कर रहा हूं, मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण समय, उच्चारण समय मैं टेस्ट लूंगा, किसी को भी कोई भी सवाल पूछ सकता हूं, ठीक है? अच्छी तरीके से समझना, एक एक शब्द समझाऊंगा और उसको समझना भी आपको। मात्रा और उच्चारण समय, देखो उच्चारण समय का मतलब क्या है। हम 11 प्रकार के स्वरों का उच्चारण करते हैं, इनका समय एक जैसा नहीं है। कुछ स्वर ऐसे जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और कुछ स्वर ऐसे जिनके उच्चारण में समय ज्यादा लगता है। इसके आधार पर हमने स्वरों को डिवाइड किया है और इस आधार पर हमारे जो स्वर है वो मुख्यतः दो भागों में डिवाइड है। सबसे पहले वे स्वर जिनके उच्चारण में समय बहुत कम लगता है उन्हें कहते हैं ऋषु स्वर। देखिए यहां लड़के गड़बड़ी कर देते हैं, एक्चुअल में ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये दो तरीके से लिखा जाता है, ये एक तरीका ये और एक तरीका ये, पर ये दोनों में अलग अलग मीनिंग है। वास्तव में ये ह है आधा और ह के अंदर लगा हुआ है स्वर री, जिसको कहते हैं, आप कभी लिखते हो तो हृदय, हृदय जब लिखा जाता है तो लिखने में ये आएगा, और ये वास्तव में ह है और ह में क्या लगा हुआ है, र लगा हुआ है। ये हर हर, इसको उच्चारण में हम ह को बहुत कम और र को थोड़ा बोलते ज्यादा, तो इसका उच्चारण होता है ऋस्व स्वर, ह्रस्व रस्व, ह में र लगा हुआ। लेकिन जल्दबाजी में लड़के ऐसे लिख के आ जाते हैं और बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है, ये नहीं होता। ह में र जब भी लगे तो ये लिपि है, मूल्य और हास इकोनॉमिक्स में आता है, तो ये हास, हास का मतलब होता है कमी, ये है। ह में र लगा हुआ है, री नहीं लगा हुआ है, ये है हृदय, वो ह में री लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, लिपि एक एक को क्लियर कर रहा हूं, तो शुद्ध ऐसे ही लिखना, ह लगा के बीच में ऐसे लगा लीजिए, डंडा खींच लीजिए, तो इसका मतलब वो र की ध्वनि है। तो ऋष स्वर। अब आपसे सवाल किया जाएगा कि ऋष स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4। 11 स्वरों में से 4 ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में समय कम लगता है और उनको हमने नाम दिया है ऋष स्वर। और वो कौन कौन से हैं? अ, इसके बाद ई, इसके बाद उ, और ये आ गया आपका री। ये 4 ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया है? ऋष स्वर। लेकिन इतनी सी जानकारी नाकाफी है। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है इनके बारे में कि ऋष स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसके लिए कुछ डेटा हमारे पास होंगे, उसमें से पहले नंबर पे आ रहा हूं। देखिए, इनके उच्चारण में समय कम लगता है, इसलिए हमने इनको नाम दिया लघु स्वर। लघु स्वर, लघु स्वर, ओके। लघु स्वर का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछे लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दूसरा, ये स्वर किसी से मिलकर नहीं बने लेकिन दूसरे स्वरों को बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे देखिए, अ, ये किसी से मिलकर नहीं बना, लेकिन अ और अ जोड़ो क्या बनेगा? आ। इसका मतलब अ जो स्वर है वो मूल स्वर की श्रेणी में आता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है मूल स्वर। याद रखना, वे स्वर जो किसी से मिलके तो नहीं बने लेकिन दूसरे स्वरों को बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनको हमने मूल स्वर कहा। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, रे। ओके, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको टेस्ट में भी पूछूंगा अभी मैं। इनके उच्चारण में समय कम लग रहा है, इसलिए इनकी मात्रा का निर्धारण किया गया है, और इनकी मात्रा होती है 1, इसलिए इनको कहा गया है एक मात्रिक स्वर। क्या कहा गया है? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक का मतलब होता है इनमें मात्रा कितनी है? 1। अब कैसे, इसको क्लियर करते थोड़ा। जैसे मान लीजिए आ गया अनल। क्या आ गया? अनल।
या आ गया सरल, ऐसा कोई लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, पूरी मात्रा प्रकरण में मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है, ये लाइन याद रखना। तो देखिए ये कौन है, अ की ध्वनि है, अ की मात्रा कितनी होती है, एक, यहां लिखेंगे एक। अब इस न में देखो कौन सा स्वर आ रहा है, अ, यहां एक मात्रा। फिर देखो ल, अ की ध्वनि आ रही है, मात्रा एक। जैसा लिख रहा हूं वैसा ही टेस्ट देना है, क्योंकि मैं आपको टेस्ट में दूंगा तो आपको शब्द दूंगा, उसके ऊपर मात्रा आपको लगानी है। अब फिर उसके बाद एम यानी मात्रा, वी यानी वर्ण, कितनी मात्रा, एक, दो, तीन, तो मात्रा कितनी हो गई, तीन। कितनी बार मात्रा लगाई हमने, एक, दो, तीन। जितनी बार मात्रा लगाई जाएगी उतनी बार वर्ण गिने जाएंगे, तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, तीन, ये ध्यान रख। अब आप देखो स, ध्वनि पहचानो, अ, तो ये वन वन वन। आगे बात समझ में। मान लीजिए परीक्षा में आ गया दिन, क्या आ गया, अब दिन में देखो कौन सी ध्वनि आ रही है, ई, छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा कितनी होती है, एक, यहां एक एक। मान लीजिए ये आ गया कुल, क्या आ गया, कुल। क में ध्वनि पहचानो, ऊ, कौन सा ऊ है, छोटा, तो यह वन वन। मान लीजिए आ गया कृषि, क्या आ गया, कृषि। देखो क में स्वर बोलो, री की मात्रा कितनी होती है, एक, तो ये वन। ई की मात्रा कितनी होती है, एक। आगे बात समझ में। इसमें कितनी मात्रा, दो, वर्ण कितने, दो। इसमें कितनी मात्रा, दो, वर्ण कितने, ये सभी एक मात्रिक स्वर है, इनकी मात्रा कितनी होती है, एक होती है। आगे बात समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं वापस यहां से और दूसरे पे आते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋष स्वरों से अधिक समय लगता है उनको हमने नाम दिया है दीर्घ स्वर। क्या नाम दिया है, दीर्घ स्वर। ध्यान रखना, दीर्घ स्वर का मतलब ही यही है कि इनसे अधिक समय लगता है उच्चारण में। ओके, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 7। और वे कौन कौन से हैं, आ, बड़ी, ई, बड़ा, उ, फिर आ जाएगा ए के बाद आई, आई के बाद ओ, और ओ के बाद औ। ये 7 ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में इनके यानी कि लघु स्वरों के अपेक्षा इनमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए हमने इनको नाम दिया है दीर्घ स्वर। इतनी जानकारी ना काफी है, अब आपसे कुछ और पूछा जाएगा। देखो ये स्वर इनसे बड़े हैं, इसलिए इनको कहा गया है गुरु स्वर। क्या कहा गया है, गुरु स्वर। अगर आपसे पूछे कि गुरु स्वरों की संख्या कितनी है, क्या कहोगे, 7। ध्यान रखना। ओके, दूसरी बात, ये स्वर जितने भी है ये संधि से बने। और अ जोड़ो क्या बनेगा, आ। ई और ई जोड़ो बड़ी, ऊ और ऊ जोड़ो बड़ा हो। इसका मतलब ये सभी संधि से बने हुए, इसलिए इनका दूसरा नाम है संधि स्वर। इन्हें क्या नाम दिया गया है, इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, तीसरा फैक्ट, इनकी भी मात्रा डिसाइड की गई है। देखो मात्रा के आधार पे भी पढ़ रहे हैं हम। वे स्वर जिनका उच्चारण लघु से ज्यादा लगता है उनकी मात्रा है 2। कितनी है, 2। और ये जो मैं लिख रहा हूं बस इसे जीवन में उतारना है। आज के बाद यही लिखने की शैली होनी चाहिए आपकी। द्विमात्रिक स्वर, कितनी मात्रा होती है इनमें, 2। ये बता रहा हूं, ये लिखने का तरीका, ये क्यों है, कैसे, इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। हम बचपन में हम इस तरीके से पढ़ते आए हैं और अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसा ही लिखते, द्वितीय। आप लोग भी लिखते होंगे। एक और शब्द है जो बहुत व्यापक पैमाने पर ऐसा लिखा जाता है, राजस्थान के 99% विद्यालय में लिखा रहता है विद्यालय, ऐसा ही लिखा मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वगैरह, ऐसा लिखा रहता है। ये दोनों ही लिखने की शैली अभी से ही बदल दीजिए। अगर अब तक लिखते थे ठीक है, अब नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें भ्रम पैदा होता है। भ्रम किस बात का, ये देखो द दिख रहा पूरा और वह दिख रहा है आधा, जबकि मामला ऐसा नहीं है। ये इस तरीके का है, द्वितीय, ये लिखने का तरीका, द आधा और वह पूरा है, इसलिए भ्रम पैदा हो ऐसा नहीं लिखे। और ये हमारे हिंदी में मानकीकरण हुआ है, तो मैं तो ऐसे ही लिखता हूं, कभी मेरी ये स्वभाव में नहीं आया लिखने का तरीका। तो आप भी अगर लिखते हैं तो बदल दे। इसी तरीके से मैंने अपने विद्यालय में ये हटवाया, जैसे ही मेरी वहां ट्रांसफर होकर के मैं वहां गया, मुझे ऐसा लिखा हुआ, मैंने पहले ही जाते मैंने कहा हटाओ इसको, ये है ही नहीं, और उसमें रंग लगवा करके पुतवा करके पूरा इस तरीके से लिख दिया मैंने विद्यालय।
तो इसमें द है और य है। कोई ध लिख देता, कोई द लिख देता, कोई कोई तो विद्यालय लिख देता, ये विद्यालय। अरे भैया ध नहीं है, द और यस का मिश्रण है, विद्यालय। तो ध्यान रखना ये लिखने का तरीका। तो इसको द्वि बोलते हैं। तो इसको कितनी मात्रा है इसकी? 2। और ये 2 मात्रा लिखने की जो लिपि है वो अंग्रेजी के एस लेटर से लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है इसको क्लियर करते हैं। चलिए मान लीजिए परीक्षा में आ गया रामायण। क्या आ गया? रामायण। अब इसमें मात्रा विधान करते हैं। देखो कौन सी ध्वनि आ रही है? आ यानी कितनी मात्रा? 2। एस का मतलब 2 समझोगे आप। ये लिखने का तरीका ही है, 2 नहीं करना, यूं 2 नहीं करना, वो गलत माना जाएगा। छंद शास्त्र में 2 मात्रा को लिखने का तरीका होता है एस। और इधर आओ, ये कौन है? आ, तो फिर आ जाएगा एस। अब बोलो कौन आ रहा? अ। 1 1। आगे बात समझ में? मान लीजिए ये लिखा जैसे मैंने राकेश। ओके, कौन सी ध्वनि आ रही है? आ, तो क्या लिखूं? एस। एक ही ध्वनि एस, फिर 1 आ गया। मान लीजिए किसी का नाम है दीपिका। क्या नाम है? दीपिका। कौन सा स्वर है? बड़ी, तो ये एस। कौन सी है? छोटी, 1 एस। आगे बात समझ में? क्लियर हुआ? मैं टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना। अब आपसे पूछे इसमें मात्रा कितनी, वर्ण कितने, तो 2 2 4 5 6। तो मात्रा कितनी हो गई? 6। और वर्ण कितने? 1 2 3 4 4। आगे बात समझ में? इस तरीके से हम मात्रा का विधान करेंगे। गुरु स्वर आ ई हुए, हाँ चलो ये तो आप ठीक है, आप तो इसको समझिए। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वरों की मात्रा कितनी होती है? अरे मात्रा कितनी होती है? 2। दीर्घ स्वर कितने? ये दोनों कंसेप्ट लेखन के। जब भी हम लिखते हैं ना, या तो लघु होगा या दीर्घ होगा। लेकिन लेखन के अलावा हम व्यावहारिक जीवन में कई बार उन स्थितियों का भी सामना करते हैं जहां दीर्घ से अधिक समय तक हम किसी वर्ण को बोल देते हैं। वहां क्या होता है? वहां होता है तीसरा इसका भेद, उसको नाम दिया है प्लूत स्वर। उसे क्या नाम दिया है? प्लूत स्वर। सीधा सा कंसेप्ट है, दीर्घ से अधिक समय जिसमें लगे वो प्लूत है। जैसे ये दैनिक जीवन में हम इसको केवल ओ ही बोलते हैं, ओ। ठीक है, लिखेंगे भी हो और बोलेंगे भी हो। लेकिन मैं इसको अगर लंबे समय तक खींच लूं, जैसे ओ, लंबे समय तक खींच रहा हूं, इसका मतलब ये कि हम प्लूत स्वरों का प्रयोग कभी लेखन में कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे ये देखो, मान लीजिए मैंने ये लिखा रमा, ये दीर्घ है, मां ध्वनि दीर्घ है। अब मैं इस रमा को और लंबे समय तक खींच लूं, ठीक है, और अगर कोई ऐसा शब्द बना दो जैसे ये लिखा मैंने रमीला, ये दीर्घ में लिखा हुआ है और लघु में लिखा हुआ है। ये लघु और ये कौन है? दीर्घ, रमीला, तुरंत। लेकिन मैं इसे दीर्घ में और ज्यादा समय तक अगर मुझे बोलना पड़ना, तब तो मुझे इसको प्लूत बनाना पड़ेगा। और व्यवहारिक पक्ष नहीं है। कभी भी किताब में अगर रमीला लिखा हुआ मिले, उसे रमीला ही पढ़ना पड़ेगा। यूं थोड़ी पढ़ोगे रमीला, ऐसे पढ़ोगे क्या? ऐसे पढ़ ही नहीं सकते। ये दीर्घ में ही लिखा जाएगा या लघु में ही लिखा जाएगा। तो फिर इनका प्रयोग कहां होता है, यह जानना जरूरी है। तो इनका प्रयोग कहां कहां होता है? तो सबसे पहले इनका प्रयोग होता है चीखने में। कहां होता है? चीखने में। दूसरा इनका प्रयोग होता है चिल्लाने में। और तीसरा इनका प्रयोग होता है पुकारने में। ये 3 जगह पर ज्यादातर इस प्लूत में आएंगे। कैसे? देखिए, अभी ये लिखा दीर्घ में हो, ये दीर्घ में ही लिखा, लेकिन जैसे ही अचानक लाइट चली जाए, हो, हुर्रे, ऐसे हम ध्वनि निकालते हैं। तो इसको दीर्घ समय तक बोलते हैं। ठीक है, चीखने में, चिल्लाने में, पुकारने में। अब पुकारने में कैसे, तो उसको क्लियर करते हैं। देखो, ये मैंने लिखा राजू। क्या लिखा मैंने? ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, आ और ऊ की ध्वनि है, राजू। राजू इधर आना, राजू क्या कर रहा है, राजू कल तुम आए नहीं, है ना। लेकिन दूर मंगरी पे कहीं राजू खड़ा है, राजू इधर आना, नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राजू राजू राजू, डैडी डैडी, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। तो दूर जब कहीं है तो आप इसका प्रयोग करते हो। ये देखो क्या लिखा है, तू कल क्यों नहीं आया, तू इधर आ। ये मैं दीर्घ में बात कर रहा हूं, मैं दीर्घ में बात कर, लेकिन इस तू को लंबे समय तक खींच लो
तो ये प्लूत बन जाएगा। पिया तू अब तो आजा, ये तू को खींचा आपने, ये प्लूत है, ये थोड़ी कहा पिया तो आजा। ऐसा कहा क्या? दीर्घ में कहा क्या? अरे भैया संगीत में इनका प्रयोग कहां होता है? यार संगीत में लय ताल सारे गमा पद निशा उसके लिए होता है यहां पर। बाकी आप देखना, अगर आप ये संगीत में इनका प्रयोग नहीं करो, संगीत संगीत की तरह नहीं लगेगा, गद्यांश लगेगा, गद्यांश लगेगा, पिया तू आजा चले। ऐसा थोड़ी होता है, संगीत में लय ताल होता है, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, आरो अवरो आरो अवरो ऐसे होगा। आरे 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 ऐसे बोला जाए। ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, ऐसे बोलते। फिर आता तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़े आऊं नदिया किनारे, ऐसे होता पुकारे नदिया किनारे, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़े आऊं नदिया किनारे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। संगीत में तो प्लुत स्वरों का प्रयोग कहां होता है? चीखने चुप और संगीत में इनका कोई आकार नहीं होता, इसलिए इनको कहते हैं निराकार। इन्हें क्या कहते हैं? निराकार। इनका कोई आकार नहीं है और इनकी मात्रा होती है 3, इसलिए इनको कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, इनका कोई आकार नहीं होता इसलिए निराकार। इनकी मात्रा कितनी होती है? 3। अब ये 3 मात्रा का मतलब क्या है इसको भी क्लियर करते हैं। जैसे यहां मैंने यूं लिख दिया, ये अब आपको राजू नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है राजू, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ये लिपि की सुविधा के लिए लिखा हुआ मिलेगा जब हम डायलॉग नाटक या उसमें संवाद जब लिखते हैं, ठीक है ना, उस समय जब हम किसी को प्लुत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऐसा लिखा रहता है। पर हम व्यवहारिक जीवन में कभी हम ऐसा लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ध्यान रखना, नाटक वगैरह संवाद होते हैं, उनकी लिखने की शैली थोड़ी अलग होती है। तो गीतों में इस तरीके का सिंबल अगर मिले, इसका मतलब इसे आप दीर्घ नहीं पढ़ेंगे, इसे आप किस में पढ़ेंगे? प्लुत में। अब आपको बात समझ में आ गई। अब प्रश्न कैसे बनेंगे थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये ए बी सी डी और ये आ गया अ, ये आ गया ई, ये आ गया री, ये आ गया आ। बताइए मात्रा उच्चारण समय के आधार पर अन्य 3 से भिन्न स्वर कौन है? आ। आगे बात चमचे में। ओके चलिए, मान लीजिए प्रश्न यूं आ गया, आ, ये आ गया ओ, ये आ गया औ और ये आ गया अ। बताइए मात्रा उच्चारण समय के आधार पर अन्य से भिन्न कौन है? अ। आ गया बात समझ में? क्लियर? ये तीनों के तीनों कौन है? लघु स्वर। ये तीनों के तीनों क्या है? दीर्घ स्वर है। आगे बात समझ में? अब अगला प्रश्न क्या बनेगा कि ऋषु स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऋषु स्वरों की संख्या 4 होती है। ऋषु स्वरों को लघु स्वर कहते हैं, ऋषु स्वरों को संधि स्वर कहते हैं, ऋषु स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। आगे बात चमचे में। हो सकता है दीर्घ स्वरों के बारे में पूछ दिया जाए कि दीर्घ स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वरों को मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। आगे बात समझ में? तो मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर मुख्यतः स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2। कौन कौन से? ऋषु स्वर, दीर्घ स्वर। और इसका तीसरा भेद कौन सा है? प्लुत स्वर। क्या कहलाते हैं? किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ से अधिक समय तक होता उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। ये द्विमात्रिक को लिखने का तरीका क्या है? एस। आगे बात क्लियर? छापो, हेडिंग डाल दीजिए मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर। और फिर उसके बाद मुझे याद दिलाना, आपको एक नोट लिखवाना है। यहां लास्ट में यहां तक पहुंच जाओ और फिर हम एक नोट की बात करेंगे, फिर आपका मैं टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, यहां एक नोट लिखना है।
रेणु जी आप लिख रहे हैं सर आप फास्ट बहुत बोलते हैं। अरे कहाँ फास्ट बोलो, अरे मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल व्यवस्थित सलोली सलोली बोल रहा हूँ, स्लो, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, रफ्ता रफ्ता, शने शने। मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को डिवाइड करें 3 भागों में, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋस्व स्वरों को लघु स्वर, मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, इन्हें गुरु स्वर, संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ये याद रखना है। एक बार और समझा दें, हाँ बस सुनते रहिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है उन्हें रस स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ और री, ये रस स्वर कहलाते हैं। और इन्हीं के लिए कुछ और फैक्ट है, ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको लघु स्वर भी कहा गया है, और ये अन्य स्वरों को बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा गया है। और इन सभी स्वरों की मात्रा का निश्चय किया गया, निर्धारित की गई है, और वो एक मात्रा, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक का मतलब क्या होता है? लघु स्वर, यानी 4, अ, ई, उ। सर नोट लिखने से पहले एक बार और समझा देना। अरे मैं समझा ही रहा हूं, आप तो सुनते रहो। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। इनके उच्चारण में हम रस स्वरों से ज्यादा समय लेते हैं इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। इनके अन्य नाम क्या है? गुरु स्वर, संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है, और अ मिलेंगे तो आ बनेगा, ई और ई तो बड़ी ई बनेगी, इसी तरीके से, इसलिए इनको संधि स्वर कहा गया है। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनकी मात्रा का निर्धारण किया गया 2 मात्रा, और अंग्रेजी के एस लेटर से लिखा जाता है द्विमात्रिक स्वर। फिर तीसरे नंबर पे आता प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब है बहुत देर तक, इसका मीनिंग है, यानी दीर्घ से अधिक समय तक हम जिन स्वरों को बोलते हैं वो प्लुत कहलाते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कभी लिखने में ये काम में नहीं आते। नदी लिखते हो तो नदी ऐसे थोड़ी लिखते बोलते, नदी बोलते हम, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना। तो फिर इनका प्रयोग होता है चीखने में, चिल्लाने में, पुकारने में, संगीत में। इनका कोई आकार नहीं होता इसलिए इनको निराकार कहते हैं, और इनकी मात्रा 3 होती है इसलिए इनको त्रिमात्रिक स्वर कहा गया। लिख लिया सबने? ओके, तो लिखिए, अब नोट लिखिए। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, गुरु गण लिखा न जाए। यही बात मैंने शुरुआत में कही थी और धर्मवीर जी ने उसको दोहे के माध्यम से कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर जी तैयारी कैसे करें और कितना पढ़ें, गाइड करें। बिल्कुल, कौन है ये? कसवान जी, क्या नाम पढ़ने में नहीं आ रहा मुझे, पूजा लिखा हुआ आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, जितना पढ़ाया जाए उसे रिकॉल करें। सबसे पहला काम जिंदगी में रिकॉल यानी दोहरान करना बहुत आवश्यक है। दोहरान करने से काम आसान हो जाता है। दूसरी बात, टाइम टेबल बनाएं, कितना समय हम पढ़ने को दे रहे हैं, यहां से जाने के बाद आपके पास समय कितना बचता है। जिंदगी में हमारी समय सारणी मायने रखती है। 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना मायने नहीं रखता। आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जितना हमारे को याद हो जाए और दिमाग में पूरा क्लियर हो जाए। इसलिए हर विषय को आप सम्मान दो, और जिस विषय में आप ज्यादा कमजोर हो उसको विशेष तवज्जो दो, सम्मान दो, और उसमें विशेष समय खपाओ। और उतना ही पढ़ना है जितना हमें याद होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा समय है इसलिए डिवाइड कर लें कितना कितना हमें पढ़ना है। पबजी में रिकॉल करता हूं, ये क्या होता है भैया? हाँ, सीखने में ई की मात्रा बड़ी होती है। नहीं, वो हम आपको सिखाएंगे। सीख और सीखने में अंतर होता है। किशोर बिश्नोई जी, जिस कहानी से हमें सीख मिलती है तब मात्रा है बड़ी, और यह है सीखना। वैसे चीखना तो मात्रा कैसी होती है? छोटी, बड़ी नहीं होती। वो चीखने नहीं, वो चीखने नहीं लिखा, चिखने, 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 क ख क ख,
उसमें उच्चारण में ध्यान रखना। तो लिखिए, नोट लिखिए। हाँ, लिखिए, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। याद रखना, जब भी उच्चारण में समय लगता है उसे हम मात्रा के रूप में दर्शित करते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। चलिए अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे आओ, पूर्व की भांति। और अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है? और आगे लास्ट वाले पेज पे। ओके, अब लास्ट वाले पेज पे आए हो, वहीं पेन को रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। 2-3 फैक्ट अभी पढ़ा लेता हूं और फिर वहीं उसी जगह पर हम टेस्ट देंगे। अभी तक हमने बात यह की है कि लघु स्वरों की मात्रा कितनी? 1, दीर्घ स्वरों की 2। लेकिन इसमें कुछ और सीखना है। और क्या सीखना है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये शब्द है, तो ये बहुत इजी है, आसान है। क्या है ये? एक एक। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपको परीक्षा में ये दे दिया सत्य, ऐसी स्थिति में मात्रा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान क्या रखना है, वो पहला नियम समझिए। जब भी कोई आधा अक्षर यानी स्वर रहित वाला है तो अपने से आगे वाले में जुड़ेगा। लेकिन कब? जब आगे वाला लघु हो तब। देखो स में मात्रा कितनी होती है? 1। तो ये जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये अब 2 माना जाएगा और ये हो जाएगा एस। अब ये जुड़ चुका है तो इसका काम खत्म। अब इसमें बचा कौन? अ। आगे बात समझ में? आधा अक्षर अपने से आगे में जुड़ता है। जैसे ये देखो, ये आ गया नंदन, तो ये इसमें काउंट होगा, तो ये हो जाएगा S11। इस नंदन को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे भी लिखते हैं नंदन। तो अब नया नियम, जब भी किसी वर्ण के ऊपर बिंदी नजर आए उस बिंदी का मतलब है 2, इसलिए उसको लिखें S11। आगे बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया चंपक, तो अब आप देखो बिंदी आई है तो S11। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? आधा अक्षर अपने से आगे में काउंट होगा, लेकिन कब काउंट नहीं होगा? जब आधे अक्षर से पहले वाला ऑलरेडी दीर्घ है तो वो काउंट नहीं होगा। ये आ की ध्वनि है ना, तो ये एस, अब इसकी गिनती नहीं होगी। इसमें कौन है? आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? अब मैं आपका लो रहा हूं टेस्ट, बाकी बची हुई बातें हम थोड़ी देर बाद सीखते हैं। तो लिखिए शब्दों की मात्रा लगाओ फटाफट, कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, ठीक है? और अपना अपना नाम लिख देना, ठीक है? अपना अपना नाम भी लिख देना ताकि मुझे पता भी पड़ जाएगा आपका नाम क्या। और अपना नाम सबसे ऊपर लिखोगे, सबसे पहले अपना नाम लिखोगे आप, ठीक है? और लगाइए, इसमें मात्रा और वर्णों की गिनती दोनों करनी है। एम और वी दोनों निकालना है और मात्रा ऊपर लगानी है, ठीक है? लगाइए, मात्रा लगाइए, मैं देखता हूं क्या आप मात्रा लगा रहे हो आप। ये वाले भी मात्रा ही लगाने, ध्यान रखना।
बहुत बढ़िया, शाबाश। अपना नाम नहीं लिखा, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। एक बोर्ड की तरफ देखो, अंजलि कैसे लिखा है। जब मैंने गीतांजलि पढ़ाया तब थी तू? थी? मैंने कहा कोई सी भी अंजलि हो, मात्रा कैसी आएगी? छोटी। हम जब लिखी गलत रहे तो फिर मात्रा तो सब मामला ही गड़बड़ हो गया। सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी के उत्तर मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप चलिए मिलान करिए कितने सही लिखे हैं आपने। अभी ये एक टेस्ट है, अभी तो और टेस्ट लूंगा, अभी मास्टर टेस्ट भी लूंगा अभी, ये ध्यान रखना। देखते हैं कितने सही हुए इसमें से। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं, इसमें मात्रा विधान कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? कक्ष। वन वन, एम यानी मात्रा, वी यानी वर्ण, कितने हो गए? दो। वर्ण कितने हो गए? दो। किस किसने लिखा है? गलत। हाँ सही है, वन वन। ये किस किसने लिखा है? गलत। वन 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 वन, ये किस किसने लिखा है? ये किस किसने लिखा है? परिश्रम। गलत। हाँ, वन एस वन, ये एक सही हुआ बड़ी मुश्किल से। ये किस किस से लिखा है? गलत। ये एस एस एस, ये किस किस से लिखा है? सही है, सही है। ये एस वन वन, ये किस किस से लिखा है? सही है, शाबाश। ये कृषि में रीगी है, वन वन, ये किस किस से लिखा है? सही है। और नुपुर में एस वन वन, सही है। हनुमानगढ़, सही है, वेरी गुड। ये वन वन वन, ये किस किस से लिखा है? सही है, शाबाश। अब बचे इधर आओ, यह राशि एस वन, ये किस किस से लिखा है? सही है, शाबाश। ये एस एस, सबने ये लिखा? सबने? अरे वाह, ये सही है। और ये वन वन वन, ये किस किससे लिखा है? गलत। अरे ये आधा है, अभी टाइम है, रुक जाओ। ये आधा इसमें गिने जाएगा, तो ये हो जाएगा एस, इसकी मात्रा नहीं लिखी जाएगी, वन और एस ही लिखना है। और ये आ जाएगा वन वन वन, ये किस किस से लिखा है? सही है। राशि, गोपी, आम, जिगर, कोकिला, ओ सात निभाना साथिया, ये तो सारे पार्ट हो गए। हाँ क्या बात है, ये तो योग बैठ गया जोरदार। चलो अब थोड़ा जो गलतियां हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे एक मास्टर टेस्ट और अभी। देखो इधर गलतियां क्यों हुई है वो बता रहा हूं। एक्चुअल में हमारे हिंदी में संयुक्त अक्षर है, क्ष, त्र, ज और स्र। ये वास्तव में बना हुआ है क और श से। क्ष क्ष क्ष, क और श से बना हुआ है। और ये त्र बना हुआ है त और र से। आगे पढ़ाऊंगा मैं और डिटेल से इनमें। और ये बना हुआ है ज और य से। और श बना हुआ है श और र से। अब बात आती है, मैंने आपको पढ़ाया लिखाया था जो, वो शब्द था कक्ष। इस कक्ष को लिखने का तरीका आप दिमाग में ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, क में ये क और ये लिखा हुआ है श, इन दोनों को जोड़ो तो क्या बनता है? क्ष, क्ष बनता है। अब आप देखिए ये क कैसा है? आधा, तो आधा अपने से आगे में होता है काउंट, इसलिए कक्ष में एस ये आएगा। ये किस किस से लिखा? वन और एस, सही है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से देखो मैंने लिखा है पत्र, तो आई इस पत्र को ऐसे समझो, पत्र, ये वाला। तो ये त कैसा है? आधा, तो आधा काउंट होगा एस वन।
आई बात चमचे में। इसी तरीके से देखो क्या पढ़ा है मैंने, परिश्रम। तो परिश्रम में ये श्र किससे बना हुआ है, श और र से। तो ये स इसमें काउंट होगा तो 1, ये श हो गया एस, फिर र बचा 1 मान। आई बात समझ में। फिर लिखा है मैंने विज्ञान, तो ये विज्ञान है, विज्ञान नहीं बोलते विज्ञान। ये किससे बना हुआ है, ज और या, जा या की मात्रा है तो ये ज जुड़ जाएगा एस एस। आई बात समझ में, कंप्लीट। आधा अक्षर अपने से आगे में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बिंदी को क्या मानेंगे, 2। कितने मानेंगे, चलिए मास्टर टेस्ट है। अब मास्टर टेस्ट है, 5 शब्द दे रहा हूं, राइट करके दिखाओ। क्या हुआ, डर का रही हो, करिए इनको सरल। घबराने की क्या जरूरत है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं ना, अभी तो मैं जिंदा हूं, समझाऊंगा। जिसने कर्मण्यवाधिकार से सही कर दिया वो सेलेक्ट है। आज शिक्षक दिवस पर उसको शुभकामनाएं, सिलेक्शन भव, सैल्यूट है। आराम से करो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, जैसा मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग चलो, 100% राइट होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ तो गड़बड़ है दया, तोड़ दरवाजा। आज बारिश हुई थी तब यहाँ बहुत जोरदार आवाज आई होगी, तुम पढ़ रहे थे उसमें, है ना। हो गया मामला, रपन टप हो गया, कोई बात नहीं। हो गया, क्या बात है, देखते हैं देख, यहाँ समझ आ जाएगा। मैं सरल करूंगा अभी, मैंने कहा ना मास्टर टेस्ट है ये। लगाइए दिमाग लगाइए। हो गया, चलिए देखिए मैं सरल कर रहा हूं। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल टेस्ट और लूंगा, जिसको ये नहीं समझ में आ गया उसको समझने का मौका दे रहा हूं। उसके बाद लास्ट टेस्ट है, देखते हैं देख, लास्ट टेस्ट में 5 शब्द और देने वाला हूं, और वो आज जाते जाते 5 राइट करके जाना। ये लास्ट अंतिम अवसर है आपको समझने का। ओके चलिए, हाँ बोलो, लिख लिया सबने। चलिए देखिए इसको सरल कर रहा हूं मैं। ये आधा अक्षर है, क्या इससे आगे कोई है, नहीं है, इसकी गिनती नहीं होगी। अभी नया सीखने मिल रहा है अभी आपको, ठीक है। आधा अक्षर अपने से पूरे वाले स्वर में जुड़ता है हमेशा। क्या ये स्वर है, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा मिल जाए माई देवे, तो आप देखो इसमें भी मामला वही है, क आधा है, र पूरा है। क्या इससे आगे कोई है,
तो फिर ये 1 1 ही होगा। लेकिन अगर ऐसे मिल जाए विक्रम, तो क इसमें जुड़ेगा, ये हो जाएगा S11। इसका मतलब ये हुआ आधा अक्षर सदैव कब जुड़ता है, जब उसके आगे स्वर हो, और वो भी कौन सा, लघु। ये ध्यान रखना। जैसे देखो क्या लिखा है मैंने, क्या इस आधे से आगे कोई है, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं। अब इधर बोलो कौन है, ओ की मात्रा कितनी, अब जब ये एस हो चुका है तो फिर इसकी गिनती नहीं होगी, इसकी गिनती नहीं होगी। अब इधर कौन है, आ। अब आप सोचिए, ज्योत्सना में 1 2 3 4 5 वर्ण दिख रहे हैं, लेकिन नहीं माने जाएंगे। छंद शास्त्र में मात्रा तो हो जाएगी 4 और वर्ण कितने गिने जाएंगे, 2। क्यों, क्योंकि हमारी जिह्वा 1 अटेम्प्ट में एक ही ध्वनि बोल रही है। जो ये 1, स्ना ये 2, ये 2 अटेम्प्ट है, इसलिए मात्रा का विधान किया गया है। छंद शास्त्र में चौपाई, दोहा, ये ऐसे नहीं है। दोहा जो होता है 13 और 11 मात्रा होती है। दोहा में कितनी मात्रा होती है, 13। अरे भैया कभी ध्यान दो, हमारे जो हनुमान चालीसा है पूरी चौपाई में लिखी गई है, उसमें 16 मात्रा होती है। चौपाई में कितनी मात्रा, तुलसीदास जी ने एक एक लाइन में 16 मात्रा गिन गिन के दिमाग लगा लगा करके लिखी है। कैसे लिखी है देखो, पहले यह आ रहा देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसिति लोक उजागर, है ना, आप पढ़ते हो ना। अब आप मात्रा लगाओ, 1 1, ये 1 1 S 1 ये अलग है, जोड़ा हुआ नहीं, हनुमान अलग है, ज्ञान अलग है। 1 1 S 1 1 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है चौपाई। इसलिए ध्यान रखना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसूत लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा। कोई भी पंक्ति आप प्ले हनुमान चालीसा की उठा के देख ला, सब में 16 मात्रा ही है, और दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है। और उससे पहले आपने दोहा पढ़ा होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसु, जोदायक पलुचार। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका उदाहरण भी, एक उदाहरण देकर के दोहे के बारे में बता देता हूं। दोहा जैसे, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। ये देखो ऐसे ही नहीं लिखा है, बड़ा भया तो क्या भया, ऐसे लिखते हो। छोड़ो, ये आपको सरल बताता हूं, बहुत सरल में, ताकि जल्दी मात्रा की गिनती कर देखो। सरल के अंदर एक दोहा ले लेते हैं अपन, बिल्कुल सरल दोहा जो बिल्कुल मात्रा आपके इजी हो जावे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा ले लेते हैं। कल करे सो आज कर, तो देखो 1 1, अगर नहीं है तो फिर आपको मात्रा में शब्दों में के अंतर होगा। 1 S S S 1 1 1, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये 12 आ रही है, जबकि मात्रा कितनी चाहिए, 13। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें एक ऐसी मात्रा होगी जहां पर मात्रा आपको दीर्घ करनी पड़ेगी, और वो लिखने का तरीका होगा। ये अब क्या होना चाहिए, यहां काल। अब आगे बात समझ में, तो अब यहां करोगे तो कितने हो गए, एस, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मात्रा की वजह से कई बार आप शब्दों को गलत सलत लिख लेते हो, तो इस वजह से ध्यान रखें। ये आपके देखो कितनी मात्रा आई, 13, फिर आगे मात्रा आएगी वो कितनी आएगी, 11। ये दोहा होता है, हर दोहे में ये विशेषता है। ये इसी तरीके से आप पूरा छंद शास्त्र पढ़ते हो, पूरी चौपाई वगैरह ये इसी तरीके से लिखी गई है। खैर, तो अभी इस पर आ जाते हैं वापस। तो यहाँ क्या ये लिखा, स्प्लेंडर, तो इसकी गिनती नहीं होगी। अब ये एक ही मात्रा है एस, इसकी गिनती नहीं होगी, ये 1 1।
इसी तरीके से देखो लक्षिता, इसमें क और क्ष, इसमें जुड़ेगा S1S। इसी प्रकार देखो ये इसमें काउंट होगा S। अब इसकी गिनती नहीं होगी, ऊपर वाले की भी गिनती नहीं होगी, बचा कौन? ये ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार कर्मण्य में देखो ये र आधा है, इसमें जुड़ जाएगा S, फिर ये आधा अक्षर इसमें जुड़ जाएगा S, ये ऑलरेडी S, ये ऑलरेडी S। अब ये एक, ये S और ये इसमें जुड़ जाएगा S, ये S। ये किस किस से लिखा है? अरे भैया नौकरीवान भव, जीवता रहो, गजब, शानदार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। इसको आ जाओ S1, ये किस किस से लिखा है? सही है, बहुत बढ़िया। और बाकी बातें करेंगे हम कल अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, जीवित रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।